नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है पीसीएस हिंदी अकेडमी में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को कक्षा 10 की एनसीईआरटी का अध्याय नंबर 5 पढ़ाऊँगा। इसके पहले आप लोगों को मैं अध्याय 4 तक पढ़ा चुका हूँ। दोस्त, अध्याय का नाम है खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। उदाहरण के माध्यम से समझाया गया है, आप लोग देखिए। हेमन अपने पिता के साथ दूसरे गांव से गुवाहाटी आया है। वह लोगों को घरों वह लोगों को घरों जैसे अजीब चीजों में जो जाते देखा है, पर चलती है एक जो सड़क पर चलती है, वह एक रसोई को भी बहुत से घरों के साथ जाते देखा है। वह आश्चर्य से अपने पिता से पूछता है, पिताजी, हमारा घर इस प्रकार क्यों नहीं चलता जैसे कि उसने गुवाहाटी में देखा। उसके पिताजी ने बताया, यह घर नहीं है, ये बस है। वह गाड़ियां हैं जो ये हमारे घरों की तरह ये ईंटों व पत्थरों से नहीं बनी है। इन्हें बनाने में लोहे, एल्युमिनियम धातुओं का प्रयोग किया गया है। ये अपने आप नहीं चलते, ये इंजन द्वारा चलित होते हैं और इंजन को ही चलाने के लिए ऊर्जा चाहिए। दोस्त, जो हैवन है वो अपने पिता से यह पूछता है कि पिताजी, हम लोगों के घर ऐसे क्यों नहीं चलते। दरअसल उसने बस देखा, जिस बस में सारी सुविधाएं थी। तो उसने कहा कि जैसे ये बस चल रही है, ऐसे हमारे घर क्यों नहीं चलते। तो उसके पिताजी ने समझाया, बेटा, इसके चलने के लिए इंजन की आवश्यकता होती है और इंजन को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और ये जो बस बनी हुई है, ईंट से नहीं बनी है, लोहे से बनी है, एल्युमिनियम से बनी है। अब आइए आगे देखते हैं। हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में धातु से बनी विभिन्न वस्तुओं का प्रयोग करते हैं। क्या आपने घर में प्रयोग की जाने वाली धातु से बनी चीजों की सूची बना सकते हैं। दोस्त, बताया गया कि हम लोग अपने दैनिक जीवन में रोजमर्रा की जिंदगी में जो धातुओं से बने चीजें हैं उनका प्रयोग करते हैं। क्या आप अपने घर में जितने भी धातुओं की चीजें उनका सूची बना सकते हैं। ये धातुएं कहाँ से आती हैं। आपने पढ़ा है कि भूप्रपट्टी पृथ्वी की ऊपरी परत विभिन्न खनिजों से के योग से बनी है, चट्टानों से निर्मित है। इन खनिजों का उपयुक्त शोधन करके ही ये वस्तुएं निकाली जाती हैं। खनिज हमारे जीवन के अति अनिवार्य भाग है। दोस्त, बताइए, जो खनिज है वो हमारे जीवन का अति अनिवार्य भाग है। लगभग हर चीज जो हम इस्तेमाल करते हैं, एक छोटी सुई से लेकर एक बड़ी इमारत तक या फिर एक बड़ा जहाज आदि सभी खनिजों से बने होते हैं। दोस्तों, जो हमारे घर हैं या जो हमारे जिसका प्रयोग हम सुई का प्रयोग करते हैं, वो भी, या जहाज आदि जो भी हैं, सब खनिजों से बने हैं। रेलवे लाइन और सड़कें के पत्थर, हमारे औजार तथा मशीनें, ये सब खनिजों से बने हैं। कारें, बसें, रेलगाड़ियां, हवाई जहाज सभी खनिजों से निर्मित हैं और धरती से प्राप्त ऊर्जा के संसाधनों द्वारा चलित होते हैं। यह यहाँ तक कि भोजन में भी खनिज होते हैं जिसे हम खाते हैं। दोस्त, बताया गया कि ये जितनी वस्तुओं का हम प्रयोग करते हैं, ये सब खनिज से बने होते हैं। और यहाँ तक कि जो हम खाने में जिनका उपयोग करते हैं भोजन में, उनका वो भी खनिज से प्राप्त होते हैं। मनुष्य के विकास की सभी अवस्थाओं में अपनी जीविका तथा सजावट, त्योहारों व धार्मिक अनुष्ठान के लिए खनिजों का प्रयोग किया जाता है। खनिज क्या है। दोस्त, भूवैज्ञानिक के अनुसार खनिज एक प्राकृतिक रूप से विद्यमान समरूप तत्व है जिसकी एक निश्चित आंतरिक संरचना है। दोस्त, खनिज की निश्चित आंतरिक संरचना है। खनिज प्राकृतिक में अनेक रूपों में पाया जाता है। जो खनिज दोस्त अनेक रूपों में पाए जाते हैं, जिसे कठोर हीरा, नरम चूना तथा तक सम्मिलित है। दोस्त, बताया गया जो हीरा है वो कठोर होता है, वह चूना जो होता है नरम, ये भी सम्मिलित है। खनिज इतने विविध क्यों हैं। दोस्त, बताया गया खनिज इतने विविध क्यों हैं। आप चट्टानों के विषय में पहले ही पढ़ चुके हैं। दोस्त, इसके पहले मैं आप लोगों को खनिज के जो चट्टान होते हैं उनके बारे में मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। चट्टानों खनिज के समरूप तत्वों के यौगिक हैं। कुछ चट्टानों जैसे चूना पत्थर केवल एक ही खनिज से बने हैं। जो चूना पत्थर है दोस्तों, केवल एक ही खनिज से बने होते हैं, लेकिन अधिकतर चट्टानों में विभिन्न अनुपातों के अनेक खनिजों का योग होता है। यद्यपि 2000 से अधिक खनिजों की पहचान की जा चुकी है, लेकिन अधिकतर चट्टानों में केवल कुछ ही खनिजों की बहुतायत है। एक खनिज विशेष जो निश्चित तत्वों के योग है, उन तत्वों का निर्माण उस समय के भौतिक व रासायनिक परिस्थितियों का परिणाम है। दोस्त, बताया गया जो खनिज है, खनिज का निर्माण उस समय जो भौतिक और रासायनिक स्थितियों का परिणाम है। इसके फलस्वरूप ही खनिजों में विविध रंग, कठोरता, चमक, घनत्व तथा विविध
विविध क्रिस्टल पाए जाते हैं। भूवैज्ञानिक इन्हीं विशेषताओं के आधार पर खनिजों का वर्गीकरण करते हैं। दोस्त, जो खनिज है इनके विविध रंग होते हैं, कठोर भी होते हैं, चमकदार होते हैं तथा विविध क्रिस्टल पाए जाते हैं। इनके चमक और कठोरता के आधार पर भूवैज्ञानिक इनके आधार का खनिजों का वर्गीकरण करते हैं। सामान्य व वाणिज्यिक व्यापारिक उद्देश्य हेतु खनिज निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है। हेतु अयस्क शब्द का प्रयोग किया जाता है। दोस्त, यहीं तक है। आधार पर खनिजों का वर्गीकरण करते हैं। हेतु अयस्क शब्द का प्रयोग किया जाए। खनन आर्थिक महत्व तभी है जब अयस्क में खनिजों का संचयन पर्याप्त मात्रा में हो। खनिज के खनन की सुविधा इनके निर्माण व संरचना पर निर्भर करता है। खनन सुविधा इसके मूल्य को निर्धारित करता है। दोस्त, जितने ज़्यादा मतलब जितनी गहराई में खनिज होता है, जितने ज़्यादा मतलब ऊर्जा और संसाधन का उपयोग होता है खनिज में, उसका मूल्य खनिज के जो खनन की सुविधा है उसी पे निर्धारित किया जाता है। अतः हमारे लिए मुख्य शैल समूहों को समझना अत्यंत आवश्यक है जिनमें ये खनिज पाए जाते हैं। खनिज प्रायः निम्न शैलों से प्राप्त होते हैं। अग्नेय तथा कायांतरित चट्टानों में खनिज दरारों, जोड़ों, भ्रंशों व बिदरों में मिलते हैं। छोटे जमाव सिराओं के रूप में और बृहद जमाव परत के रूप में पाए जाते हैं। इनका निर्माण भी अधिकतर उस समय होता है जब ये तरल अथवा गैसीय अवस्था में दरारों के सहारे भूपृष्ठ की ओर धकेले जाते हैं। ऊपर आते हुए ये ठंड होकर जम जाते हैं। मुख्य धात्विक खनिज जैसे जस्ता, तांबा, जिंक और सीसा आदि इसी तरह सिराओं व जमाओं के रूप में प्राप्त होते हैं। अनेक खनिज अवसादी चट्टानों के अनेक खनिज संस्थों या परतों पर पाए जाते हैं। इनका निर्माण क्षैतिज परतों का निक्षेपण, संचयन व जमाव तथा परिमाण है। कोयला तथा कुछ अन्य प्रकार के लौह अयस्कों का निर्माण लंबी अवधि तक अत्यधिक खनिज धात्विक, अधात्विक तथा ऊर्जा खनिज हैं। लौह धातु, दोस्त इसमें अच्छे से दिख नहीं रहा लेकिन आप लोग अपने बुक में देखिए। लौह धातु जिसे लौह अंश है वो जैसे लोहा, अयस्क, मैग्नीज, निकिल, कोबाल्ट आदि। अलौह जैसे तांबा, सीसा, जस्ता, बॉक्साइट आदि। बहुमूल्य खनिज हैं जैसे सोना, चांदी, प्लेटिनम आदि। आधात्विक अभ्रक, नमक, पोटास, सल्फर, चूना पत्थर, संगमरमर तथा बलुआ पत्थर आदि। ऊर्जा खनिज जो होते हैं कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस। खनिजों की उपलब्धता खनिज कहाँ पाए जाते हैं? सामान्य खनिज अयस्कों में पाए जाते हैं। किसी भी खनिज में अन्य अवयव या तत्वों का मिश्रण भी संचय है। ऊष्मा व दाब का परिणाम है। अवसादी चट्टानों में दूसरी श्रेणी के खनिजों में जिप्सम, पोटास, नमक व सोडियम सम्मिलित हैं, जिनका निर्माण विशेषकर शुष्क प्रदेशों में वाष्पीकरण के फलस्वरूप होता है। खनिज के निर्माण की एक अन्य विविध धरातलीय चट्टानों का अपघटन है। चट्टानों में घुलनशील तत्वों के अपरदन के पश्चात अयस्क वाली अवशिष्ट चट्टानें रह जाती हैं। बॉक्साइट का निर्माण इसी प्रकार होता है। पहाड़ियों के आधार पर घटी तल की रेत में जलोढ़ जमाव के रूप में भी कुछ खनिज पाए जाते हैं। ये निक्षेप प्लेसर निक्षेप के नाम से जाने जाते हैं। इन्हें प्रायः ऐसे खनिज होते हैं जो जल द्वारा घुलनशील नहीं होते हैं। इन खनिजों में सोना, चांदी, टीन व प्लेटिनम प्रमुख। महासागरीय जल में विशाल मात्रा में खनिज पाए जाते हैं। दोस्तों, जो महासागरीय जल है यहाँ पे विशाल मात्रा में खनिज पाए जाते हैं, लेकिन इनमें अधिकांश के व्यापक रूप में विस्तृत होने के कारण इनकी आर्थिक सार्थकता कम है। दोस्त, इनकी जो आर्थिक सार्थकता है कम है। फिर भी सामान्य नमक, मैग्नीशियम, ब्रोमाइन ज्यादातर समुद्री जल से ही प्रग्रहित होते हैं। महासागरीय तली में मैग्नीज ग्रंथिकाओं में धनी है। दोस्त, जो महासागरीय तली है यहाँ पे मैग्नीज ज्यादा पाई जाती है। शैल क्रम के साथ राजस्थान में अनेक अलौह खनिज पाए जाते हैं। उत्तरी भारत
उत्तरी भारत में विस्तृत जलोढ़ मैदान आर्थिक महत्व के खनिजों के लगभग विहीन है। ये विभिन्नताएं खनिजों की संरचना के अंतर्ग्रस्त हैं, भूगर्भिक संरचना प्रक्रियाओं और समय के कारण है। आइए अब हम भारत के कुछ प्रमुख खनिजों के वितरण का अध्ययन करें। सदैव स्मरण करें कि अयस्क में खनिज का सांद्रण सांद्रण उत्खनन की सुगमता और बाजार की निकटता किसी अन्य आर्थिक आर्थिक वैधता को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण है भूमिका निभाते हैं। अतः मांग की पूर्ति के लिए अनेक संभव विकल्पों के चयन करना पड़ता है। ऐसा हो जाने के बाद खनिज निक्षेप अथवा भंडार खदान में परिवर्तन हो जाते हैं। लौह खनिज धात्विक खनिज के कुल उत्पादन मूल्य के 3/4 भाग का योगदान करते हैं। ये धातु शोधन उद्योगों के विकास को मजबूत आधार प्रदान करते हैं। भारत अपनी घरेलू मांग को पूरा करने के पश्चात बड़ी मात्रा में धात्विक खनिजों का निर्यात करता है। लौह अयस्क आधारभूत खनिज तथा औद्योगिक विकास की रीढ़ है। भारत में लौह अयस्क के विपुल संसाधन विद्यमान है। भारत में उच्च कोटि के लौहांश युक्त लौह अयस्क में धनी है। मैग्नेटाइट सर्वोत्तम प्रकार का लौह अयस्क है। दोस्त बता दें, जो मैग्नेटाइट है सर्वोत्तम प्रकार का लौह अयस्क है, जिसमें 70% लौहांश पाए जाते हैं। इनमें सर्वश्रेष्ठ चुंबकीय गुण होते हैं जो विद्युत उद्योगों के विशेष रूप से उपयोगी होती है। हेमेटाइट सर्वाधिक महत्वपूर्ण औद्योगिक लौह अयस्क है, जिसका अधिकतम मात्रा में उपभोग हुआ है, किंतु इन लौहांश की मात्रा मैग्नेटाइट की अपेक्षा थोड़ी सी कम होती है। इनमें लौहांश 50 से 60% पाया जाता है। भारत में लौह अयस्क की पेटियां। दोस्त, भारत में लौह अयस्क कहाँ कहाँ पाया जाता है वो बताया गया। उड़ीसा झारखंड पेटी उड़ीसा की उच्च कोटि में हेमेटाइट किस्म का लौह अयस्क मयूरभंज व केतुझर जिले में बादाम पहाड़ खदानों से निकाला जाता है। इसी सन्निध झारखंड में सिंहभूमि जिले में गुआ तथा नोआमुड़ी में हेमेटाइट अयस्क की खनन किया जाता है। दुर्ग, बस्तर, चंद्रपुर पेटी। यह पेटी महाराष्ट्र व छत्तीसगढ़ राज्य के अंतर्गत पाई जाने वाली छत्तीसगढ़ की बस्तर जिले में बेलाडीला पहाड़ी श्रृंखलाओं में अति उच्च कोटि के हेमेटाइट पाए जाते हैं, जिसमें इस गुणवत्ता में लौह के 14 जमाव मिलते हैं। इसमें इस्पात बनाने में आवश्यक सर्वश्रेष्ठ भौतिक गुण विद्यमान होते हैं। इन खदानों में लौह अयस्क विशाखापट्टनम में जापान तथा दक्षिण कोरिया को निर्यात किया था। विशाखापट्टनम से दोस्तों इन खदानों का जो लौह अयस्क है दोस्तों विशाखापट्टनम से क्या नाम है, जापान तथा दक्षिण कोरिया को निर्यात किया जाता है। बल्लारिल, चित्रदुर्ग और चिकमंगलूर, तुमकुरू पेटी कर्नाटक की इस पेटी में लौह अयस्क की बृहद राशि संचित है। कर्नाटक के पश्चिम घाट में अवस्थित कुद्रेमुख की खानों में 100% निर्यात इकाई में केंद्रमुख निक्षेप संसार की सबसे बड़ी निक्षेप में से एक माने जाते हैं। लौह अयस्क कदर्म के रूप में पाइपलाइन द्वारा मंगलुरु के निकट एक पत्तन में भेजा जाता है। महाराष्ट्र गोवा पेटी। इस पेटी में गोवा तथा महाराष्ट्र राज्य के रत्नागिरी जिले में स्थित, यद्यपि यहाँ का लौह उत्तम प्रकार का नहीं, तथापि इसका दक्षता से दोहन किया जाता है। मरमागांव पत्तन से इसका निर्यात किया जाता है। मैग्नीज मुख्य रूप से इस्पात विनिर्माण में प्रयोग किया जाता है। 1 टन इस्पात बनाने में लगभग 10 किग्रा मैग्नीज की आवश्यकता होती है। दोस्त बताया गया कि 1 टन अगर यदि 1 टन इस्पात बनाना है तो 10 किलोग्राम मैग्नीज की आवश्यकता होती है। इसका उपयोग ब्लीचिंग पाउडर, कीटनाशक दवाओं व पेंट बनाने में किया था। मैग्नीज का जो प्रयोग है दोस्त ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, कीटनाशक दवाएं बनाने में, पेंट बनाने में प्रयोग किया जाता है। अब भारत में उड़ीसा में मैग्नीज सबसे बड़ा उत्पादक है। दोस्त यह इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। 1 मिनट। भारत में उड़ीसा मैग्नीज उत्पादक का सबसे बड़ा राज्य है। 2001 में देश में कुल उत्पादन का 1/3 भाग यहाँ से प्राप्त होता था।
अलोह खनिज के बारे में जानिए दोस्तों। अलोह खनिज भारत में अलोह खनिज की संचित राशि का उत्पादन अधिकांश असंतोषजनक नहीं है। यद्यपि ये खनिज जिनमें तांबा, बॉक्साइट, सीसा और सोना आते हैं। दोस्त अलोह खनिज में तांबा आता है, बॉक्साइट आता है, सीसा आता है, सोना आदि आता है। धातु शोधन, इंजीनियरिंग व धातु उद्योग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आइए हम तांबा बॉक्साइट का वितरण को समझते हैं। तांबा भारत में तांबे का भंडार का उत्पादन क्रांतिक रूप से न्यून है। धातु वर्धे, तन्य और ताप सुचालक होने के कारण तांबे का उपयोग मुख्य रूप से बिजली की तार बनाने, इलेक्ट्रॉनिक्स और रासायनिक उद्योगों में किया जाता है। मध्य प्रदेश के बालघाट खदानों में देश का लगभग 52% तांबा तांबा उत्पन्न करती है। दो सबसे ज्यादा तांबा का उत्पादन मध्य प्रदेश में होता है। झारखंड के सिंहभूमि जिला में तांबे का मुख्य उत्पादन, राजस्थान की खेताड़ी के खदानों के लिए खेताड़ी की खदानें भी तांबे के लिए प्रसिद्ध हैं। अब आप लोग आइए बॉक्साइट के। बॉक्साइट यद्यपि अनेक अयस्कों में एल्युमिनियम पाया जाता है, परंतु सबसे अधिक एल्युमिनियम क्ले जैसे दिखने वाले पदार्थ बॉक्साइट से ही प्राप्त किया जाता है। बॉक्साइट निक्षेप की संरचना एल्युमिनियम सिलिकेट से समृद्ध है। व्यापक भिन्नता वाली चट्टानों के विघटन से होती है। एल्युमिनियम एक महत्वपूर्ण धातु है क्योंकि यह जैसे लौह शक्ति के साथ साथ अत्यधिक हल्का एवं सुचालक भी होता है। इनमें अत्यधिक धातुवर्ध भी पाई जाती है। भारत में बॉक्साइट निक्षेप मुख्यतः अमरकंटक पठार, मैकाल पहाड़ी तथा बिलासपुर कटनी के पठार प्रदेश में पाए जाते हैं। पठार प्रदेश में पाए जाते हैं। उड़ीसा भारत में सबसे बड़ा बॉक्साइट का उत्पादक है। दोस्त मैग्नीज प्लस, एक मिनट दोस्तों, उड़ीसा भारत में सबसे बड़ा बॉक्साइट का दोस्तों, उड़ीसा भारत में सबसे बड़ा बॉक्साइट का उत्पादक राज्य है। यहाँ कोरापुट जिले में पंचतम माली निक्षेप राज्य में सबसे महत्वपूर्ण बॉक्साइट निक्षेप है। अब आइए आप लोग आधात्विक खनिज के बाद। अभ्रक एक ऐसा खनिज है जो प्लेटों तथा पत्रण क्रम में पाया जाता है। इसका चादरों के विपाटन आसानी से हो सकता है। ये परतें इतनी महीन हो सकती हैं कि इसकी 1000 परतें कुछ सेंटीमीटर की ऊंचाई में समाहित हो सकती हैं। अभ्रक पारदर्शी, काले, हरे, लाल, पीले अथवा भूरे रंग का हो सकता है। इसकी सर्वोच्चता, परावैद्युत शक्ति, ऊर्जा ह्रास का निम्न गुणांक, विभवांश के गुण और उच्च वोल्टेज की प्रतिरोधकता के कारण अभ्रक विद्युत इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों में प्रयुक्त होने वाले अपरिहार्य खनिज में से एक है। अभ्रक के निक्षेप छोटा नागपुर के उत्तरी पठारी किनारे पर पाए जाते हैं। बिहार, झारखंड की कोडरमा, गया, हजारीबाग, पेटी अग्रणी उत्पादक हैं। राजस्थान के मुख्य अभ्रक उत्पादक क्षेत्र जो राजस्थान में है, यह अजमेर में के आसपास, आंध्र प्रदेश में नेल्लोर और अभ्रक पेटी भी देश की महत्वपूर्ण उत्पादक पेटी है। चट्टानी खनिज चूना पत्थर कैल्शियम कार्बोनेट तथा मैग्नीशियम कार्बोनेट से बनी चट्टानों में पाई जाता है। यह अधिकांशतः अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। दोस्त जो चूना पत्थर है अधिकांशतः अवसादी चट्टानों में पाया। चूना पत्थर सीमेंट उद्योग का एक आधारभूत कच्चा माल होता है और लौह प्रगलन की भट्टियों के लिए अनिवार्य है। खनन और धातक उद्योग बनाने को रोकने के लिए दृढ़ सुरक्षा विनियमन और पर्यावरण कानूनों का क्रियान्वयन अनिवार्य है। अब आप लोग देखें खनिजों का संरक्षण। हम सभी को उद्योग और कृषि के खनिजों के निक्षेप और उनमें विनिर्मित पदार्थों पर भारी निर्भरता सुप्रेक्षित है। खनन योग्य निक्षेप की कुल राशि
असार्थक अंश है, अर्थात भूपर पर्टी का 1% खनिज संसाधनों के निर्माण व सांद्रता में लाखों वर्ष लगे हैं। उनका शीघ्रता से उपयोग कर रहे खनिज निर्माण की भूगर्भिक प्रक्रियाएं इतनी धीमी हैं कि उनके वर्तमान उपभोग की दर की तुलना में उनके पुनर्भरण की दर दर अपरिमित रूप से थोड़ी है। इसीलिए खनिज संसाधन सीमित तथा अनवीकरण योग्य है। समृद्ध खनिज निक्षेप हमारे देश की अत्यधिक मूल्यवान संपत्ति है, लेकिन ये अल्पजीवी है। अयस्कों के सतत खनन से लागत बढ़ती है, क्योंकि खनिज के उत्खनन की गहराई बढ़ने के साथ साथ उनकी गुणवत्ता घटती है। अपने खनिज संसाधनों को सुनियोजित एवं सतत पोषणीय ढंग से प्रयोग करने के लिए एक तालमेल युक्त प्रयास करना होगा। निम्न कोटि के अयस्कों का कम लागतों में प्रयोग करने के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी का सतत विकास करते रहना होगा। धातुओं का पुनः चक्रण, रद्दी धातुओं का उपयोग, अन्य प्रतिस्थापनों का उपयोग भविष्य में हमारे खनिज के संरक्षण में उपयोगी है। ऊर्जा संसाधन ऊर्जा सभी क्रियाकलापों के लिए आवश्यक है। खाना पकाने, रोशनी व ताप व गाड़ियों के संचालन तथा उद्योगों व मशीनों के संचालन में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा का उत्पादन ईंधन, खनिजों जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, यूरेनियम तथा विद्युत से किया जाता है। और ऊर्जा संसाधनों को परंपरागत तथा गैर परंपरागत संसाधनों में वर्गीकृत किया जा सकता है। जो ऊर्जा संसाधनों से दो प्रकार से बांटा गया, पहले परंपरागत और दूसरा गैर परंपरागत। परंपरागत संसाधनों में लकड़ी, उपले, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस तथा विद्युत दोनों जल विद्युत व ताप विद्युत दोनों सम्मिलित हैं। ये परंपरागत संसाधन है दोस्त। उसके बाद में गैर परंपरागत संसाधन में सौर, पवन, ज्वारीय, तापीय, बायोगैस, परमाणु ऊर्जा आदि शामिल किया। ग्रामीण भारत में लकड़ी व उपले का बहुतायत, उपलाय मतलब दोस्त गांव में जिसको हम लोग के क्षेत्र में इसको कंडा बोलते हैं, उपले बहुतायत में प्रयोग किए जाते हैं। ये जो भैंस और गाय के गोबर से बनता है, उसी को उपले बोलते हैं। एक अनुमान के अनुसार ग्रामीण घरों में आवश्यक ऊर्जा का 70% से अधिक इन दोनों संसाधनों से प्राप्त होता है, लेकिन अब घटते वन क्षेत्रों के कारण इनका उपयोग करते रहना कठिन होता जा रहा है। इसके अतिरिक्त उपले का उपभोग भी हतोत्साहित किया जा रहा है, क्योंकि इससे सर्वाधिक मूल्यवान खाद्य उपभोग होता है जिसे कृषि में प्रयोग किया जाता है। परंपरागत ऊर्जा के स्रोत कोयला। भारत में कोयला बहुतायत मात्रा में पाए जाने वाला जीवाश्म ईंधन है। यह देश की खनिज आवश्यकताओं की महत्वपूर्ण भाग प्रदान करता है। इसका उपयोग ऊर्जा उत्पादन तथा उद्योगों, घरेलू जरूरतों के लिए ऊर्जा की आपूर्ति के लिए किया जाता है। भारत अपनी वाणिज्यिक ऊर्जा की आवश्यकताओं की पूर्ति मुख्यतः कोयले पर निर्भर है। जैसे कि आप पहले ही जानते हैं कि कोयले का निर्माण पादप पदार्थों के लाखों वर्ष के संपीड़न से हुआ, इसीलिए संपीड़न की मात्रा गहराई में दबने के समय के आधार पर कोयले में अनेक रूपों में पाया जाता है। दलदलों में क्षय होते पादपों से पीट उत्पन्न होता है, जिससे कम कार्बन, नमी एवं उच्च मात्रा का निम्न ताप क्षमता होती है। लिग्नाइट एक निम्न कोटि का भूरा कोयला होता है। यह मुलायम होने के साथ साथ अधिक नमी युक्त होते हैं। लिग्नाइट के प्रमुख भंडार तमिलनाडु के नवेली में मिलते हैं और विद्युत उत्पादन में प्रयोग किए जाते हैं। गहराई में दबे तथा अधिक तापमान से प्रभावित कोयले को विटामिन कोयला कहा जाता है। वाणिज्यिक प्रयोग में यह सर्वाधिक लोकप्रिय है। धातु शोधन में उच्च श्रेणी के विटामिन कोयले का प्रयोग किया जाता है, जिसका लोहे के प्रगलन में विशेष महत्व है। एंथ्रेसाइट सर्वोत्तम गुण वाला कठोर कोयला है। भारत में कोयले के दो प्रमुख भौगोलिक युगों के शैलों में क्रम में पाया जाता है। गोंडवाना, जिसकी आयु 2 लाख वर्ष पहले कुछ अधिक, तथा दूसरी टरीसरी निक्षेप में जो लगभग 55 लाख वर्ष पुराने हैं। गोंडवाना कोयले जो धातु शोधन कोयले
धातु शोधन कोयला है के प्रमुख संसाधन दामोदर घाटी, पश्चिमी बंगाल तथा झारखंड के झरिया, रानीगंज, बोकारो में स्थित महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र है। गोदावरी महानदी, सोन तथा वर्धा नदी की घाटियों में भी कोयले के जमाव पाए जाते हैं। टर्सरी कोयले के क्षेत्र की उत्तर पूर्वी राज्यों में मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड में पाया जाता है। स्मरण यह स्मरण रहे कि कोयला इस स्थूल पदार्थ है जिसका प्रयोग करने पर भार घटता है क्योंकि यह राख में परिवर्तित हो जाता है। इसी कारण भारी उद्योग तथा विद्युत गृह कोयले के क्षेत्र अथवा उनके निकट स्थापित किए जाते हैं। दोस्त, बताया गया है कि जो कोयला है इसके भार में ह्रास होता है इसी के नाते ये इसका जो मतलब शुद्धिकरण या इसका जो कुछ भी उपयोग किया जाता है, यह विद्युत और कोयले क्षेत्र में ही किया जाता है, जहाँ की अच्छे से मतलब विद्युत विद्युत गृह और कोयले के क्षेत्र के ही निकट स्थापित किए जाते हैं। मतलब विद्युत उत्पादन करने वाला जो गृह होता है दोस्तों, कोयले के नजदीक मतलब जैसे मान लीजिए जिस क्षेत्र में होता है उसी क्षेत्र में लगाया जाता है, क्योंकि इसको दूर ले जाएंगे तो इसके वेट में ह्रास होगा, कमी आएगी। पेट्रोलियम में कोयले की अपेक्षा ऊर्जा का दूसरा प्रमुख संसाधन पेट्रोलियम या खनिज तेल के तापमान व प्रकाश के लिए ईंधन मशीनों के सनेहक और अन्य नियंत्रण उद्योग जो कच्चे माल प्रदान करते हैं। तेल शोधन शालाएं, संश्लेषित वस्त्र, उर्वरक एवं असंख्य तापमान उद्योगों में एक नोडीय बिंदु का काम करती है। भारत के अधिकांश पेट्रोलियम में उपस्थिति टर्सरी युग्म के शैलो संरचनाओं के अपनित भ्रंश एवं टैप में पाई जाती है। वलन अपनिहित में गुंबदों वाले प्रदेशों में यह वहाँ पाया जाता है जहाँ उद्वलन के शीर्ष में तेल टैप हुआ होता है। तेल धारक परत संधारण चूना पत्थर या बलुआ पत्थर होता है जिसमें से तेल प्रवाहित हो सकता है। मध्यवर्ती अभ्रंश परतों को तेल ऊपर उठने से नीचे से रोकती है। पेट्रोलियम संरंध्र और असंरंध्र चट्टानों के बीच भ्रंश टैप में पाई जाती है। प्राकृतिक गैस हल्की होने के कारण खनिज तेल के ऊपर पाई जाती है। भारत में मुंबई, हाई, गुजरात तथा असम प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र हैं। भारत के मानचित्र में 3 प्रमुख अपतटीय तेल क्षेत्र चिह्नित करें। अलंकेश्वर गुजरात का सबसे महत्वपूर्ण तेल क्षेत्र है। भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादन असम जो है दोस्त, भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक राज्य है। डिगबोई, नरकटिया और मोर हुंग रीजन इस राज्य के महत्वपूर्ण तेल उत्पादक क्षेत्र है। प्राकृतिक गैस महत्वपूर्ण स्वच्छ ऊर्जा संसाधन है जो पेट्रोलियम के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में उत्सर्जन के कारण प्राकृतिक गैस को पर्यावरण के अनुकूल माना जाता है, इसलिए यह वर्तमान शताब्दी का ईंधन है। कृष्णा गोदावरी कृष्णा बेसिन में प्राकृतिक गैस विशाल भंडार खोजे गए हैं। पश्चिमी घाट के साथ मुंबई, हाई तथा सन्निहित क्षेत्रों में खंभात की खाड़ी में पाए जाने वाले तेल क्षेत्र संपूरित करते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह महत्वपूर्ण क्षेत्र है, यहाँ प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार पाए जाते हैं। 1700 किलोमीटर लंबी हजीरा विजयपुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन मुंबई के हाई बेसिन के पश्चिम के उत्तरी भारत में उर्वरक, विद्युत एवं अन्य औद्योगिक क्षेत्रों को जोड़ती है। इस धमनी को भारत के गैसीय उत्पादन का संवेग मिलता है। ऊर्जा व उर्वरक उद्योग में प्राकृतिक गैस की प्रमुख प्रयोक्ता गाड़ियों तेल ईंधन संपीड़न प्राकृतिक गैस सीएनजी में प्रतिस्थापन देश लोकप्रिय रहा है। विद्युत आधुनिक विश्व में विद्युत अनुप्रयोग इतने ज़्यादा विस्तृत हैं कि इसके प्रति व्यक्ति उपभोग का विकास एवं सूचकांक माना जाता है। विद्युत प्रमुख 2 प्रकार से उत्पन्न की जाती है, पृथ्वी और हाइड्रोजन प्रज्वलन विद्युत करती है। अन्य ईंधन कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस को टरबाइन चलाकर ताप विद्युत उत्पन्न की जाती है। एक बार उत्पन्न हो जाने के बाद विद्युत जैसी हो जाती है। तेज बहते हुए जल में विद्युत उत्पन्न की जाती है जो नवीकरण योग्य संसाधन है। भारत में अनेक बहुउद्देशीय परियोजनाओं और विद्युत
उत्पादन करती है, जैसे भाखड़ा, नगर दामोदर कॉर्पोरेशन और कोपली हाइड परियोजना। ताप विद्युत कोयला विद्युत, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस के प्रयोग में उत्पन्न की जाती है तथा विद्युत गृह अनवीकरणीय योग्य जीवाश्म ईंधन का विद्युत उत्पन्न करती है। अपने राज्य के ताप विद्युत गृह की जानकारी एकत्र कीजिए तथा उसमें प्रयुक्त ईंधन के नाम लिखिए। गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत। ऊर्जा के बढ़ते उपभोग ने देश में कोयला, तेल और गैस जैसे जीवाश्म ईंधनों का अत्यधिक निर्भर कर दिया है। गैस व तेल की बढ़ती कीमतों तथा इनकी संभव कमी ने भविष्य में ऊर्जा आपूर्ति की सुरक्षा के प्रति अनिश्चितताएं उत्पन्न कर दी हैं। इसके अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि पर गंभीर प्रभाव पड़ते हैं। इसके अतिरिक्त जीवाश्म ईंधनों का प्रयोग गंभीर पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न करती हैं। नवीकरणीय योग्य ऊर्जा संसाधन जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, जैविक ऊर्जा तथा अपशिष्ट पदार्थ जनित ऊर्जा के उपयोग की बहुत जरूरत है। ये ऊर्जा के गैर परंपरागत संसाधन कहलाते हैं। दोस्त, भारत धूप, जल तथा जीवभार संसाधनों में समृद्ध। भारत में नवीकरणीय योग्य ऊर्जा संसाधनों के विकास हेतु बृहत कार्यक्रम भी बनाए गए हैं। सॉरी दोस्तों, परमाणु अथवा आणविक ऊर्जा। परमाणु अथवा आणविक ऊर्जा अणुओं की संरचना को बदलने से प्राप्त की जाती है। जब ऐसा परिवर्तन किया जाता है तो ऊष्मा के रूप में काफी ऊर्जा विमुक्त हो जाती है। इसका उपयोग विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। यूरेनियम, थोरियम तथा जो झारखंड, राजस्थान की अरावली पर्वत श्रृंखला में पाए जाते हैं का प्रयोग परमाणु अथवा आणविक ऊर्जा के उत्पादन में किया जाता है। केरल में मिलने वाली मोनोजाइट रेत में भी थोरियम की मात्रा पाई जाती है। भारत के मानचित्र पर 6 परमाणु ऊर्जा संयंत्रों का अवस्थिति दिखाए गए उन राज्यों के नाम ज्ञात कीजिए जहां ये अवस्थित है। सौर ऊर्जा। भारत एक उष्णकटिबंधीय देश है। यहाँ सौर ऊर्जा दोहन की असीम संभावनाएं हैं। फोटो वोल्टाइक प्रौद्योगिकी द्वारा धूप को सीधे विद्युत में परिवर्तित किया जाता है। दोस्त, बताया गया है कि जो धूप को विद्युत में परिवर्तन किया जाता है उसको फोटोवोल्टाइक प्रौद्योगिकी के द्वारा। भारत के ग्रामीण तथा सुदूर क्षेत्रों में सौर ऊर्जा तेजी से लोकप्रिय हो रही है। कुछ बड़े सौर ऊर्जा संयंत्र देश के विभिन्न भागों में स्थापित किए जा रहे हैं। ऐसी अपेक्षा है कि सौर ऊर्जा के प्रयोग में ग्रामीण घरों में उपलब्ध तथा लकड़ी पर निर्भर को न्यूनतम किया जा सकेगा। फलस्वरूप यह पर्यावरण संरक्षण में योगदान देगा और कृषि में भी खाद्य पर्याप्त आपूर्ति होगा। सॉरी दोस्तों, तबीयत कुछ ठीक नहीं है। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा भारत के प्रमुख ऊर्जा उत्पादन की महान संभावनाएं हैं। भारत में पवन ऊर्जा फार्म विशाल पेटी तमिलनाडु में है। नागरकोइल से मदुरई तक अवस्थित है। इसके अतिरिक्त आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, केरल, महाराष्ट्र, लक्षद्वीप में भी महत्वपूर्ण पवन ऊर्जा फार्मों नागरकोइल, जैसलमेर देश में पवन ऊर्जा के प्रभावी प्रयोग के लिए जाने जाते हैं। बायोगैस। ग्रामीण इलाकों में झाड़ियों, कृषि अपशिष्ट, पशुओं और मानव जनित अपशिष्ट के उपयोग से घरेलू उपभोग हेतु बायोगैस उत्पन्न की जाती है। जैविक पदार्थों के अपघटन से गैस उत्पन्न होती है जिसकी तापीय क्षमता मिट्टी के तेल, उपलोत व चारकोल की अपेक्षा अधिक होती है। बायोगैस संयंत्र नगरपालिका, सहकारिता तथा खनिज स्तर पर लगाए जाते हैं। पशुओं का गोबर का प्रयोग वाले संयंत्र ग्रामीण भारत में गोबर गैस प्लांट के नाम से जाने जाते हैं। ये किसानों में 2 प्रकार से लाभान्वित करते हैं, एक ऊर्जा के रूप में, दूसरा उन्नत प्रकार की उर्वरक के रूप में। बायोगैस अब पशुओं के गोबर के प्रयोग करने में सबसे अधिक दक्ष है। यह उर्वरक की गुणवत्ता को बढ़ाता है और फसलों तथा लकड़ी को जलाने से वृक्षों को नुकसान को रोकता है। अब आप लोग जानिए ज्वारीय ऊर्जा। ज्वारीय ऊर्जा महासागरीय तरंगों का प्रयोग विद्युत उत्पादन के लिए किया जाता है।
किया जाता है। एक मिनट। विद्युत उत्पादन के लिए किया जा सकता है। सकरी खाड़ी के आर पार बाढ़ द्वारा बनाए गए बांध बनाए जाते हैं। उच्च ज्वार में इस सकरी खाड़ी नुमा प्रवेश द्वार से पानी भीतर भर जाता है और द्वार बंद हो जाने पर बांध में ही रहता है। द्वार के ज्वार में उतरने पर बांध के पानी को इसी रास्ते में पाइप द्वारा समुद्र की तरफ बहाया जाता है, जो कि इसे ऊर्जा उत्पादक टरबाइन की ओर ले जाता है। भारत भारत में खंबात की खाड़ी में, कच्छ की खाड़ी तथा पश्चिमी घाट पर गुजरात में और पश्चिम बंगाल में सुदूर वन क्षेत्र में गंगा के डेल्टा में ज्वारीय तरंगों द्वारा ऊर्जा उत्पन्न करने की आदर्श दशाएं उपलब्ध है। भूतापीय ऊर्जा पृथ्वी के आंतरिक भागों में ताप का प्रयोग कर उत्पन्न की जाने वाली विद्युत को भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। भूतापीय ऊर्जा इसीलिए अस्तित्व में होती है क्योंकि बढ़ती गहराई के साथ पृथ्वी की प्रगामी ढंग से तप्त होती है। जहाँ भूतापीय प्रवणता अधिक होती है वहाँ उथली गहराइयों पर भी अधिक तापमान पाए जाते हैं। ऐसे क्षेत्रों में भूमिगत जल चट्टानों में ऊष्मा का अवशोषण कर तप्त हो जाती हैं। यह इतना तप्त हो जाती हैं कि पृथ्वी की सतह की ओर उठती हैं और ताप में परिवर्तित हो जाती है। इसी भाप का उपयोग टरबाइन को चलाने में विद्युत उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। भारत में सैकड़ों गर्म पानी के चश्मे हैं जिनका विद्युत उत्पादन में प्रयोग किया जा सकता है। भूतापीय ऊर्जा के दोहन के लिए भारत में 2 प्रौद्योगिकी परियोजनाएं शुरू की गई हैं। एक हिमाचल प्रदेश में मणिकर्ण के निकट पर्वतीय घाटी में स्थित तथा दूसरी लद्दाख के पुंगा घाटी में स्थित है। ऊर्जा संसाधनों का संरक्षण आर्थिक विकास के लिए ऊर्जा की आधारभूत आवश्यकता है। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में प्रत्येक सेक्टर में कृषि, उद्योग, परिवहन, वाणिज्यिक एवं घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ऊर्जा में निवेश की आवश्यकता होती है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात क्रियान्वित आर्थिक विकास की योजनाओं को चालू रखने के लिए ऊर्जा की बड़ी मात्रा की आवश्यकता के फलस्वरूप पूरे देश में ऊर्जा की सभी प्रकारों का भी उपयोग धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। भूपृष्ठ में ऊर्जा का विकास के सतत पोषणीय मार्ग के विकास करने की तुरंत आवश्यकता है। ऊर्जा संरक्षण में पुनर्निर्मित और नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों का बढ़ता प्रयोग सतत पोषणीय ऊर्जा के 2 आधार हैं। वर्तमान में भारत में विश्व के अल्पतम ऊर्जा दक्ष देशों में गिना जाता है। हमें ऊर्जा की सीमित संसाधनों का न्यायसंगत उपयोग के लिए ध्यानपूर्वक उपागम अपनाना होगा। उदाहरण के लिए जागरूकता, नागरिक यातायात के लिए सार्वजनिक वाहन का उपयोग करके जब प्रयोग न हो रही हो तब बिजली बंद करके विद्युत बचत करने वाले उपकरणों के प्रयोग से तथा गैर पारंपरिक ऊर्जा संसाधनों के प्रयोग से हम अपना छोटा योगदान दे सकते हैं। आखिरकार ऊर्जा की बचत ही ऊर्जा उत्पादन है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि यह अध्याय आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। स्वास्थ्य के नाते दोस्त, मुझे बीच बीच में खांसी आई थी, उसके लिए सॉरी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर।